नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने ईडी को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 17 मई शुक्रवार को होगी। सोमवार की सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। दरअसल हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि जमीन से कोई लेना देना नहीं है और अदालत ये बयान रिकॉर्ड कर सकती है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि मुझे लगा कि आपने इसे स्वीकार कर लिया। सब कह रहे कि आप जमीन के मालिक है। थोड़ी देर की और सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले को जुलाई में सुनने की बात की। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक तो चुनाव निकल जाएंगे, इसलिए इस मामले को जल्द सुना जाना चाहिए। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत में एसएलपी दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी थी। बीजेपी के निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा का बेटा कांग्रेस में शामिल। पूर्व बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा के पोते और बीजेपी निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। बता दें कि बीजेपी द्वारा अपने पिता जयंत सिन्हा का टिकट कट जाने के बाद से ही वह कुछ नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने सोमवार को कांग्रेस की सदस्यता ले ली। गौरतलब है कि आशीष के दादा यशवंत सिन्हा ने पहले कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद आशीष सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही कि वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आगे उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि जयप्रकाश भाई पटेल ही हजारीबाग और युवाओं को बचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बड़ी भीड़ इससे पहले कभी नहीं देखी थी जितनी भीड़ आज मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पॉलिटिशियन बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे फिलहाल पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं वोटिंग करने के सवाल पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि हाँ, मैंने मजे के लिए वोट किया है। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हजारीबाग का नाम रोशन करना चाहता हूँ। JBKSS लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो के खिलाफ दोबारा जारी हुआ रिमांड नोटिस। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से समर्थित रांची लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो के खिलाफ दोबारा रिमांड नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि वे पिछले 9 दिनों से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न्यायिक हिरासत में हैं। देवेंद्र नाथ महतो पर न्यायिक हिरासत का एक बार फिर से रिमांड नोटिस जारी किया गया है। देवेंद्र नाथ महतो को लालपुर थाना केस कांड संख्या 251-21 के सिविल कोर्ट में जमानत मिलने के साथ ही फिर से प्रशासन की ओर से चुटिया थाना केस कांड संख्या 3124 एवं जगन्नाथपुर थाना केस कांड संख्या 231-23 के तहत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो के अधिवक्ता एस रंजन महतो ने जानकारी देते हुए कहा कि रिमांड नोटिस आंदोलन के दौरान हुए सरकारी काम में बाधा डालने और तोड़फोड़ के आरोपों के तहत जारी किया गया है। बता दें कि कारापालक के अधोहस्ताक्षरी से देवेंद्र नाथ महतो द्वारा राजीव कुमार महतो को निर्वाचन अभिकर्ता बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि वे पोलिंग बूथ के बाहर सभा कर रही थी। मिली खबर के अनुसार शिल्पी नेहा तिर्की ने 13 मई सोमवार के दिन लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडर की सरवा पंचायत के भोबरो गांव में जनसभा में हिस्सा लिया। बताया गया कि तिर्की ने जनसभा को संबोधित भी किया। इसे आधार बनाकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी के धारा 188 और 126 के तहत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। गौरतलब है कि झारखंड में 13 मई यानी सोमवार को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए 11 मई को शाम 5 बजे प्रचार थम गया था। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नियम के अनुसार इस दौरान प्रचार प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। इस बात की जानकारी आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय 8 में दी गई है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में शिल्पी नेहा तिर्की को 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है।
सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी, कुल 87.98% छात्र हुए पास। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। 91% से अधिक लड़कियां पास हुई है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक रिजल्ट नहीं देखा हुए ऑफिशियल वेबसाइट result.cbse.nic.in या cbse-result.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल कुल 87.98% छात्र 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इस साल सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। करीब 39 लाख छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। पास प्रतिशत की बात करें तो लड़कियों का पास प्रतिशत 91.52%, लड़कों का पास प्रतिशत 85.12%, ट्रांसजेंडर का पास प्रतिशत 50%। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में 99.91% के साथ त्रिवेंद्रम एक बार फिर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रीजन बना है। वहीं प्रयागराज का रिजल्ट 78.25 के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। प्रदीप यादव ने भरा नामांकन पर्चा, 1 जून को होना है मतदान। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ मंत्री बादल पत्रलेख सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल थे। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रदीप यादव साइकिल से समरालय तक पहुंचे। नामांकन के बाद मेला मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, कल्पना सोरेन सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि गोड्डा में 1 जून को वोटिंग है। प्रदीप यादव का सीधा मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद और गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे से होगा। गोड्डा सीट शुरू से ही हॉट सीट बना हुआ है। निशिकांत दुबे ने तो प्रचार तक करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका और प्रदीप यादव का कोई मुकाबला नहीं है। बता दें कि प्रदीप यादव से पहले कांग्रेस ने गोड्डा सीट से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था, लेकिन बाद में विरोध के स्वर उठने लगे तो उनके टिकट वापस ले लिया गया। झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग, परिवार के साथ सीएम चंपा सोरेन ने किया मतदान, सभी से वोट करने की अपील। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। देश में चौथे चरण और झारखंड में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएंगे, तो वहीं कई दिग्गज अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 10 बजे अपने घर के समीप उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिलिंग गोड्डा मतदान केंद्र पहुंचे। यहां बूथ संख्या 220 पर उन्होंने मतदान किया। वे अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी मानको सोरेन और पुत्र समेत घर के अन्य सदस्य भी पहुंचे थे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी लोग में इस महापर्व का उत्साह देखा गया। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि आपका मौलिक अधिकार है। उन्होंने आम लोगों से मतदान करने की अपील की है। सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहा। यहां सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। विनोद सिंह के समर्थन में 14 मई को चुनावी सभा करेगी कल्पना सोरेन। सरफराज अहमद भी रहेंगे मौजूद। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया है। यह जनसभा 14 मई मंगलवार को दोपहर 12 बजे से तीसरी के गांधी मैदान में होगा। इस जनसभा में मुख्य रूप से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू मौजूद जनता से विनोद सिंह के लिए वोट मांगेंगे। कल्पना सोरेन के अलावा राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और राधा नावर के पूर्व विधायक राजकुमार यादव सहित कई नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि कोडरमा संसदीय सीट पर 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से इस बाबत एक पोस्टर दाखिल किया गया है, जिसमें लिखा है, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। इंडिया भाकपा माले गठबंधन चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा। गौरतलब है कि विनोद सिंह के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर 1 मई को अपना नामांकन दाखिल किया था। इनके नामांकन में भी कल्पना सोरेन मौजूद थी। नामांकन के बाद विनोद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि महंगाई बेरोजगारी हटाने का नारा देकर बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई आसमान छू रहा, वहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है। कहा कि प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर भी केंद्र की सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना सकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में विरोध करने वालों को जेल में भेज दिया जाता है। बीजेपी जो वादा करके सरकार में आई थी, उन्होंने पूरा नहीं किया। मालूम हो कि कोडरमा से विनोद सिंह का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी से होगा। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। साहेबगंज में कोयले से लदी मालगाड़ी में लगी आग, आरपीएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।
मालदा रेल मंडल के 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन पर कोयला लदा मालगाड़ी के डब्बे में आग लग गई। आग लगने की खबर जैसे ही आरपीएफ को मिली तो सुरक्षा में लगे जवानों ने आग बुझा लिया। जानकारी के अनुसार झारखंड के पाकुड़ से कोयला लोडकर जीएसटीएल रूपनगर पंजाब जा रही मालगाड़ी के डब्बा संख्या 35601 गार्ड बोगी से आगे 8वें बोगी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना गार्ड को धमधमिया में सोमवार को अहले सुबह 3:38 में मिली। सूचना को आगे बढ़ाते हुए मालगाड़ी के गार्ड जयप्रकाश ने संबंधित स्टेशन को सूचित किया। सूचना मिलने पर मालगाड़ी को 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन के पास मेनअप लाइन में 4:18 में लगाया गया। वहीं इसकी सूचना पर बरहरवा आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार और आरपीएफ जवान 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम के प्रकाश यादव और विजय भूषण वर्मा तुरंत 3 पहाड़ स्टेशन पहुंचे। साथ ही आग बुझाने के लिए 25,000 वोल्ट संचालित पावर को शटडाउन टीआरडी के द्वारा लिया गया। उसके बाद आग को बुझाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 7:05 में आग पर काबू पाया गया और इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दिया गया। हेड कांस्टेबल संजय पासवान, हेड कांस्टेबल नवीन कुमार यादव, कांस्टेबल सुजीत कुमार सिंह ने आग बुझाने में सहयोग किया। मालगाड़ी के गार्ड की त्वरित सूचना पर रेलकर्मी एवं अग्निशमन कर्मी की सूझबूझ के समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आरपीएफ की टीम एवं रेल कर्मचारी आग लगने के कारणों की जानकारी पता कर रहे हैं, लेकिन अब तक आग लगने के कारण की वजह नहीं मिल पाई है। हेमंत सोरेन को नहीं मिली बेल, पीएमएलए कोर्ट में याचिका खारिज की। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची पीएमएलए कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि 4 मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ईडी की ओर से लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय तक हुए बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल हेमंत सोरेन ने जमानत को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन ने रांची पीएमएलए कोर्ट के अलावा झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने बीते 3 मई को जमानत याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी को सही बताया था। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। जमीन घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी ने अब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी इस वक्त होटवार जेल में बंद हैं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर 30 मार्च को ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छाप को चार्जशीट आरोपी बनाया गया है, जिसमें से हिलेरियस कच्छाप की मौत हो गई है। जामताड़ा में आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी का मामला, बाबूलाल मरांडी ने की ये मांग। जामताड़ा में आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी आड़े हाथों लिया है। मरांडी ने सीएम से मामले की जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा की मांग की है। मरांडी ने कहा कि जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ कपड़ा धोने के क्रम में सरफराज अंसारी नाम के व्यक्ति ने छेड़खानी की है। विरोध करने पर जान से मारने का प्रयास किया गया। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने शासन में सिर्फ सरफराज अंसारी जैसे मंचलों की हिम्मत बढ़ाई है। पिछले 4.5 साल में झारखंड में झामुमो कांग्रेस शासन के दौरान महिलाओं विशेषकर आदिवासी युवतियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं में वृद्धि आई है। आदिवासी युवतियों के साथ लव जिहाद करने, गाड़ियों से कुचलकर मारने की घटनाएं हो रही है, लेकिन राज्य सरकार इन मामलों में चुप्पी साधे रहती है। उन्होंने सीएम चंपाई सोरेन से मामले में तुरंत जांच कराने की अपील की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि इस मामले की अविलंब जांच हो। रांची से पुलिस टीम गठित कर मामले की जांच करने के लिए भेजे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। कहा, घटना के बाद पीड़िता महिला शारीरिक और मानसिक रूप से दहशत में है। पलामू में विस्फोट मामला, 20 रुपए का पाइप बना 5 लोगों की मौत का कारण। मात्र 20 रुपए का पाइप 5 लोगों की मौत का कारण बन गया है। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के रहिया नौडीहा के इलाके में स्क्रैप मटेरियल काटने के दौरान विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में स्क्रैप मटेरियल काट रहे इश्तियाक अंसारी उर्फ छोटू, इश्तियाक अंसारी का बेटा शहादत अंसारी, गांव के शाहिद अंसारी, वरिस अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। गंभीर रूप से जख्मी मस्जिद अंसारी को इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स ले जाने के क्रम में मस्जिद अंसारी के रास्ते में ही मौत हो गई। मृतकों का सोमवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि इश्तियाक अंसारी ने कुछ दिन पहले ही कबाड़ का कारोबार शुरू किया था। इश्तियाक ने ग्रामीण इलाके से 20 रुपये में एक लोहा का पाइप खरीदा और एक टीवी खरीदा था। रविवार के शाम इश्तियाक पाइप को काट रहा था। इसी क्रम में विस्फोट हो गया, जिसमें इश्तियाक अंसारी और उसके 2 बेटे समेत 5 की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम है। जानकारी मिलने के बाद नाते रिश्तेदार गाँव पहुँच गए हैं। झारखंड आंदोलनकारी और आश्रितों के पेंशन के लिए गृह विभाग ने 4.26 करोड़ किए आवंटित। झारखंड आंदोलनकारी और उसके आश्रितों की पेंशन की सुविधा के लिए झारखंड गृह विभाग ने 4.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसको लेकर गृह सचिव वंदना दादेल ने गढ़वा को छोड़कर बाकी सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार से की जाएगी। लोहरदगा में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार, युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा वैसे वैसे मतदान में भी तेजी आ रही है। लोहरदगा जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में तेजी के साथ मतदान हो रहा। रांची रेलवे स्टेशन पर 9 महीना का बच्चा हुआ चोरी। चोर की तलाश में जुटी रेलवे पुलिस और स्थानीय थाना की पुलिस। रांची रेलवे स्टेशन पर 9 महीने के एक बच्चे की चोरी हुई है। चोरी की खबर फैलते ही पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में सनसनी फैल गई। बच्चे का नाम शुभम कुमार बताया जा रहा। घटना के बाद रेलवे पुलिस और जिला पुलिस लगातार बच्चा चोर की तलाश कर रही, लेकिन अब तक बच्चा चोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने बताया कि वह उनकी पत्नी और उनका बच्चा अगरतला से लौट रहे थे। रविवार की सुबह वे सभी रांची स्टेशन पर उतरे, जहां से उन्हें लातेहार जाना था। लातेहार जाने के लिए ट्रेन का समय सुबह 10 बजे था, इसलिए वह अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का इंतजार करने लगे, लेकिन इसी बीच उनका बच्चा खो गया। वह पूरे स्टेशन परिसर में अपने बच्चों को ढूंढने लगे, जो अभी तक नहीं मिला है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनका एक ही बच्चा है। बच्चे के खोने के बाद उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जब हमने रांची रेलवे स्टेशन के इंस्पेक्टर सूरज कुमार पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर पीड़िता के माता पिता अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे वह स्टेशन परिसर के बाहर है, इसलिए वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है और वह रेलवे स्टेशन के परिसर में भी नहीं आता है। यह स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे पुलिस की एक टीम बनाकर लगातार बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रांची के चुटिया थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। चुटिया थाना प्रभारी उमा शंकर कुमार ने बताया कि जिला पुलिस और रेलवे पुलिस की ओर से एक टीम का गठन किया गया और दोनों टीम मिलकर बच्चा चोर की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि बच्चा चोरी में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा चोरों ने पहले माता पिता को बहला फुसला कर अपना बना लिया। कुछ देर तक उन्होंने माता पिता के साथ मिलकर बच्चे को प्यार किया। जब माता पिता को भरोसा हो गया तो चोरों ने उनके भरोसे को तोड़कर बच्चा चुरा लिया। तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड में करेंगे 4 चुनावी जनसभा। राजद नेता तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड दौरे पर रहेंगे और वे 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव 15 मई को 12:40 में चतरा के हंटरगंज स्थित हाई स्कूल में जनसभा करेंगे। इसके बाद वे 1:35 में हजारीबाग के बरही ब्लॉक मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन 2:30 बजे दोपहर में गांडे पेसराटांड मैदान बेंगाबाद में आम सभा को संबोधित करेंगे। गांडे के बाद तेजस्वी यादव 3:25 में कोडरमा के बरकट्ठा प्रखंड में चुनावी सभा करेंगे। यहां वे पांडियाडी, पिपचो, जयनगर में सभा को संबोधित करेंगे। यहां वे माले के लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में सभा करेंगे। खूंटी में कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर किया मतदान। खूंटी लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने वोट डाल दिया है। उन्होंने आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जैसे बाकी लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वैसे ही कालीचरण मुंडा भी लाइन में खड़े थे। कालीचरण मुंडा ने महिला गांव में राजकीय मध्य विद्यालय में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए, क्योंकि यह लोगों का अधिकार है। आपका एक वोट से देश का भविष्य तय होता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली बार भी वह चुनाव जीते थे, लेकिन बेईमानी करके उन्हें हरा दिया गया था। आज 4 सीटों पर चुनाव हो रहा। जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा उसमें खूंटी सबसे अहम माना जा रहा। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी है। पिछले चुनाव में महज 1445 वोटों से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे।
विश्वविद्यालय की छात्रा से गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विश्वविद्यालय की छात्रा से 6 मार्च को कोकर में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने चायबासा के रहने वाले दूसरे व्यक्ति के नाम से सिम कार्ड लिया था। सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि आरोपी बहला फुसला कर 6 मार्च को छात्रा को कोकर स्थित शशि उरांव के किराए के मकान में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस की जांच के बाद यह बात सामने आई कि छात्रा की आनंद मीन्स से दोस्ती थी। दोनों साथ पढ़े थे। आनंद ही छात्रा को उसके घर से लेकर कोकर में शशि उरांव के घर पर लाया था। यहां आने के बाद बाकी तीनों आरोपी शराब पीने चले गए, जबकि आनंद मीन्स ने अकेले में छात्रा के साथ पहले गलत किया। जब उसके तीनों दोस्त शराब पीकर लौटे तो आनंद मीन्स छात्रा को छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद तीनों ने बेरहमी से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। मल्लिका अर्जुन खड़गे पहुंचे रांची। कल्पना सोरेन ने पैर छूकर किया प्रणाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे रांची पहुंच गए हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एयरपोर्ट पर पैर छूकर उनको प्रणाम किया। वे 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा हजारीबाग के बरही में होगी। इसमें वे कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पटेल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी सभा को चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी के पक्ष में लातेहार के कुंदरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी सहित इन दिग्गजों ने की वोट की अपील। कहा, पहले मतदान फिर जलपान। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में होने वाले चुनाव का आज पहला चरण है। आज झारखंड के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता झारखंड की अस्मिता और अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने मतों का उपयोग करेगी। आज यह पहली बार होगा जब झारखंड में इस महापर्व के अवसर पर झारखंड वासी हेमंत जी के बगैर चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। हेमंत जी को लेकर अन्यायपूर्ण ढंग से जेल में बंद कर दिया गया है, मगर उनकी सोच, उनकी संघर्ष और उनकी शुभकामनाएं समस्त राज्यवासियों के साथ है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन, 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी ने बीते 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी थी। इसी दौरान ईडी ने संजीव लाल के नौकर के ठिकानों से कुल 35 करोड़ रुपए बरामद किया था। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 13 मई तक रिमांड पर लिया है। बता दें कि बीते सोमवार को झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी की छापेमारी में 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसके नौकर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से रिमांड पर पूछताछ चल रही है। जहां लगेगी लू वहीं तुरंत मरीज को मिलेगा इलाज। विभाग ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड में हीट वेव के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। आने वाले लोगों को अब घटनास्थल पर ही त्वरित उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए राज्य में संचालित सभी 108 एम्बुलेंस में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी 108 एम्बुलेंस में IV फ्लूइड्स, ORS, IS पैक, कोल्ड वाटर के साथ आपातकालीन जरूरी दवाएं उपलब्ध रखने के लिए कहा गया है, ताकि गंभीर स्थिति में लू के मरीजों को मौके पर ही समुचित उपचार मिल सके और अस्पताल तक पहुंचने में लगने वाले समय को बचाया जा सके। लू की चपेट में आने के बाद मरीजों को इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। लू के मरीजों को आपात स्थिति में अब अपने आसपास के मोहल्ले में भी उपचार की सुविधा मिलेगी। अभियान निदेशक ने सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि वह अपने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक में लू के मरीज के लिए डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे। साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में
हीट कॉर्नर भी बनाए जाएंगे। राज्य में 108 के तहत पहले से 337 एम्बुलेंस संचालित थी, जिसमें फिलहाल बहुत सी एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है, जबकि बीते साल अगस्त में मुख्यमंत्री ने 108 के तहत 206 एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। यानी राज्य में 108 के तहत 543 एम्बुलेंस उपलब्ध है। यदि इन सभी एम्बुलेंस में हीट वेव के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है तो मरीज को घटनास्थल से अस्पताल तक पहुंचने में लगने वाला समय बर्बाद नहीं होगा। चूँकि सभी एम्बुलेंस में पैरामेडिकल उपलब्ध होते हैं, इसलिए एम्बुलेंस पहुंचने के साथ ही इलाज शुरू कर दिया जाएगा। एसडीएम, डीएसपी, सर्जेंट मेजर, थाना प्रभारी समेत 320 लोगों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल। कई राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ भी की गई कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू में लाइसेंसी हथियार मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पलामू में पदस्थापित ऑपरेशन एसपी, एसडीएम, डीएसपी, सर्जेंट मेजर, थाना प्रभारी समेत कई राजनीतिक हस्तियों के हथियार के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में शस्त्रों का सत्यापन और जमा नहीं करने वाले पर कार्रवाई की गई है। पलामू जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 320 लोगों के हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पूरे मामले को लेकर पलामू सूचना जनसंपर्क विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से कहा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए शस्त्र लाइसेंस का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और न ही शस्त्रों को स्थानीय थाने में जमा किया गया और न ही विमुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आवेदन दिया गया। दरअसल पलामू में करीब 1400 लोगों के पास हथियार लाइसेंस है। इन 14 में से 320 लोगों के हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के निर्देशक और उप निदेशक के शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। पलामू डीसी शशि रंजन ने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी को मौके दिया गया था। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले के हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 12 साल बेचा अखबार अब जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रांची के राजेश। शहर के चौक चौराहों पर कभी अखबार बेचने वाले रांची के राजेश अब जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल राजेश का चयन एड्स फोरम फेलोशिप के लिए हुआ है। इसके तहत राजेश जापान में 10 एशियाई देशों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 18 मई से 16 जुलाई तक यानी 2 महीने तक जापान में इनके साथ अन्य 2 साथी आयुषी और नैना भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में भारत के अलावा कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम से 2-2 प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत में एड्स फोरम सचिवालय लीड इंडिया द्वारा आयोजित 2 चरणों की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद राजेश का चयन किया गया है। प्रक्रिया में आवेदन और साक्षात्कार शामिल है। एड्स फोरम एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पेशेवर युवा एकत्रित होते हैं। यह मंच प्रतिभागियों को सेमिनार, क्षेत्र अध्ययन, समूह अध्ययन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे के देशों को समझने का अवसर प्रदान करता है। एशिया में वर्तमान मुद्दों को हल करने के अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य एक साथ सोचना और सीखना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एशिया की अगली पीढ़ी के नेता बनने के लिए प्रशिक्षित करना और समूह की शक्तियों तक पहुंचना। युवाओं को जापान के प्रमुख विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।